अभी आप दो स्क्रीनशॉट देखिए, एक ट्वीट का और एक फेसबुक पोस्ट का। ये ब्लू टिक वाले भाई साहब बताते हैं कि हमें ना किसी भी प्रेसिडेंट की उसकी कास्ट, उसकी क्रीड से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए, आइडेंटिटी वाली पॉलिटिक्स पे नहीं पढ़ना चाहिए। आपका ये ट्वीट है ना, आपको लगता है कि आपके थॉट्स में वो क्लैरिटी है, पब्लिक को देख के लग रहा होगा, लेकिन नहीं है सर, क्योंकि आपका इतिहास का ज्ञान बहुत बेसिक है। आपके पॉइंट्स को ब्रेक डाउन करूंगा, जनता को समझाने की कोशिश करूंगा कि ऐसा नहीं होता है कि उसकी आइडेंटिटी से उनको जोड़ करके ना देखा जाए और फिर उनसे यह उम्मीद ना की जाए कि आपको अपने समुदाय के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब पॉइंट्स को ब्रेक डाउन करूं तो फेसबुक का पोस्ट देख लीजिए। देखिए, इस पोस्ट को ऑब्जर्व किया होगा आपने। इसमें लिखा है कि समझ में आता है कि द्रौपदी मुर्मू का प्रेसिडेंट बन जाना अब इनको अच्छा नहीं लग रहा। अब इनके विचारों को देख करके लग रहा होगा कि इनके जो विचार है वो पिछड़ी मानसिकता वाले हैं। कहने को तो ये भाई साहब आज तक के एम्प्लॉय हुआ करते थे, लेकिन इस पोस्ट के बाद एक्स आज तक के एम्प्लॉय बन गए, क्योंकि इन्होंने कहा था कि मैं किसी आदिवासी का प्रेसिडेंट बनना पचा नहीं सकता हूं, ना ही मैं सपोर्ट करता हूं। ये मेरी व्यक्तिगत सोच है और मेरी समझ है। और क्योंकि ये जो प्रेसिडेंट होगा ना, ये सिंपल सा रबर स्टैंप होने वाला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। देखो, यहां पर भी क्लैरिटी ऑफ थॉट है, लेकिन नहीं है पूरी तरह से। इस फेसबुक पोस्ट से कलीपुरी, जो कि आज तक के मालिक हैं, उनका पारा हाई हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट के बिजनेस हेड को बर्खास्त कर दिया जाता है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि भैया ये कदम तो बहुत गलत मान रहे हैं। अच्छा, बर्खास्त करना कदम को गलत क्यों बताया जा रहा है? देखो, इसके पीछे यह है कि इंद्रनील की फेसबुक पोस्ट वैसे भी पब्लिक नहीं थी, फ्रेंड ओनली थी। अब स्क्रीनशॉट में प्राइवेसी सेटिंग्स देखने के बाद ये बिल्कुल साफ तौर पर स्पष्ट हो जाता है और उन्हें फिर भी बर्खास्त कर दिया गया। ये कदम गलत है। देखो, मीडिया में कोई भी कदम अगर उठाया जाता है वो गलत नहीं होता है। अंजना ओम कश्यप की अगर टाइमलाइन अगर आप उठा के देखेंगे तो यहां पर जिक्र करना जरूरी है। उनकी टाइमलाइन पे देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि वहां को सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खबर आ रही है, मैंने आपको पहले बताया था कि जी न्यूज जब भारत 24 में वो जा सकती है, इसकी सुगबुगाहट है वो तेज हो चुकी है। देखो, आज तक की सिंपल सी थ्योरी रही है वो एक पंक्ति में कि देखो, ब्रांड है ना वो आज तक है, कोई एंकर नहीं है। वो चाह ले तो किसी को ब्रांड बना दे, किसी को जो ब्रांड है उसको नीचे उतार दे। यहां पुण्य प्रसून वाजपेयी आए, दीपक चौरसी आए, ऋतुल जोशी आए, एक एक करके गायब कर दिए गए, लेकिन ब्रांड के तौर पर आज तक बना रहा। इनमें से जिस किसी को ये लगा हो कि चैनल के ब्रांड से भी ज्यादा बड़ा जो चेहरा है वो एंकर का होता जा रहा है, वो ब्रांड बनता जा रहा है, वो किसी ना किसी कारण से स्क्रीन से गायब कर दिए गए हैं। सहमत हैं? बिल्कुल होंगे। देखो, समझने वाली बात यहां पर यह है कि चैनल की दुनिया और इनके चमकीले चेहरे जो इतने बड़े और भव्य और हाई क्लास आपको दिखाई देते हैं ना, ये सीमित दायरे में रह करके लिखना और बोलना इनको होता है। भले ही आप ज्यादा बोल दें या फिर ओनली फ्रेंड्स में जाकर के पोस्ट कर दें, उससे इन टाइकून्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझे मुन्ना? बर्खास्त करना, टर्मिनेट करना गलत कदम होता है। आप इन आदर्शों की बात करते रहिए और ये काम करते रहेंगे। इन दोनों कमेंट्स को देखने के बाद मुझे कुछ याद आया। अभी मैं एक बुक की समरी सुन रहा हूं जिसका नाम है 21 लेसन फॉर 21st सेंचुरी। सुन रहा हूं, जी हां, पढ़ नहीं बल्कि सुन रहा हूं, और वो भी कुकू एफएम पर। इस ऑडियो बुक समरी में मुझे तकनीकी, राजनीतिक, सामाजिक और अस्तित्व संबंधी इश्यूज को सुलझाने का एक बहुत ही बेहतर प्रयास किया गया है, वो मुझे समझ में आया। लोगों के अंदर ना वो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है। पढ़िएगा, आपको समझ जरूर आएगा। लेकिन देखो, अपना लोगों ने किताब पढ़ना बिल्कुल छोड़ दिया है, तो ज्ञान तो रहेगा नहीं। ज्ञान तो आप सीमित कर लिया आप लोगों ने, और अपने विचारों का एक कोना पकड़ के बैठ चुके हैं। यानी कि आप चेंजेस को एडेप्ट तक नहीं करना चाह रहे हैं, तो आपको भी दिमाग को खोलना पड़ेगा। यू हैव टू रीड मोर एंड मोर बुक्स। और देखो, अब आप कहेंगे मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं, यही दिमाग कहता है ना कि आपको मेहनत ना करनी पड़े, लेकिन कुकू एफएम कहता है आपको मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। आपको पूरी बुक मिलेगी, वो भी ऑडियो फॉर्मेट में, आपको पूरी समरी दी जाएगी। किताब भी नहीं खोलनी पड़ेगी, ज्ञान आपको पूरा मिल जाएगा। यूज करके देखो, बस सुनते जाइए, ज्ञान बढ़ाते जाइए। और मैं तो जॉगिंग करते करते सुन लेता हूं दोस्त। कुकू एफएम पर 4000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज हैं, वो भी आपके रीजनल लैंग्वेज में। जैसे मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं, बंगाली में पढ़ सकते हैं। वैसे तो इनकी मेंबरशिप जो फीस है एनुअली वो 399 है। अगर आप मेरा कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे INI50, तो ये मेंबरशिप आपको बस 199 में मिल जाएगी। लेकिन ये हमारे शुरुआती 250 यूजर्स के लिए वैलिड रहेगी। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है, चेकआउट कीजिए। बैक टू द वीडियो। अब इनके आंकड़ों को तोड़ने का वक्त आ चुका है। देखिए, जो तो मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिखाए थे ना, वहां से कीवर्ड लिए मैंने। देखिए, पहली बात, आप किसी भी राष्ट्रपति को उसकी आइडेंटिटी, उसकी कास्ट से अलग नहीं कर सकते हैं। कम से कम पॉलिटिशियन ऐसा नहीं करने देते हैं, और नहीं हो सकता, प्रैक्टिकल भी नहीं है। मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, राष्ट्रपति के महिला, दलित या आदिवासी होने से जमीन पर उसका कोई असर होता है, यह भी आपको समझना होगा कि देखो, दलित बन गया, दलित की जिंदगी सुधर जाएगी, कोई मुस्लिम बन गया तो मुसलमान जिंदगी सुधर जाएगी, ऐसा नहीं होता। देखो, भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने अंग्रेजी टाइम्स ऑफ इंडिया जो अखबार है उसमें फर्स्ट सिटीजन एंड द 9% आर्टिकल लिखा है। बीजेपी लगातार क्या कर रही है?
बीजेपी उनकी आदिवासी पहचान को यूएसपी बना रही है। इससे पहले बीजेपी ने रामनाथ कोविंद के साथ दलित पहचान को लेकर बार बार बताया, यूएसपी बनाया। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को लेकर राष्ट्रपति बनाने तक उनकी महिला राष्ट्रपति पहली बनी है, उसकी पहचान को यूएसपी बनाया गया। ये सब पॉलिटिकल फायदे के लिए किए जाते हैं बस। प्रेसिडेंट वैसे तो मनी बिल को छोड़ करके किसी भी बिल को वापस कर सकता है, उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन अगर हम इतिहास तक लौटा के देखें, पिछले 10 साल तक देख लें, तो वहां पर अभी तक देखने को नहीं मिला है कि किसी प्रेसिडेंट ने बिल को लौटाया हो। ऐसा अभी तक हमें देखा नहीं है। लेकिन अपने 5 साल के कार्यकाल में रामनाथ कोविंद ने कोई भी बिल सरकार को नहीं लौटाया, और इसमें कृषि बिल भी शामिल है दोस्त। जब भाजपा ने दलित प्रेसिडेंट बनाया तो भारत में दलितों की स्थिति को देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि हमें ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि आदिवासी महिला जब बन चुकी राष्ट्रपति तो उनका भला हो जाएगा। देखो, मोदी सरकार में 12% मंत्री हैं दलित। इससे पहले दलितों को यह सम्मान किसी सरकार से नहीं मिला। ऐसा कहने मात्र से काम नहीं बनेगा। भारत में दलित की आबादी कितनी है? 16.6% है। पंजाब, हिमाचल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में दलितों की संख्या कितनी है? 20% से भी ज्यादा हो जाती है। जहां तक दलित के खिलाफ होने वाले अपराध की बात है तो मैं एनसीआरबी का डाटा देता हूं, जो कि सरकारी डाटा होता है। उसके मुताबिक पिछले 5 सालों में केवल 2018 में ही कमी देखी गई है। दलितों के रोजगार और शिक्षा के आंकड़े भी पिछले 5 साल में बहुत नहीं बदले हैं, यानी कि उनकी जिंदगी में कोई पॉजिटिव बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन 5 सालों में इनके वोटिंग पैटर्न में बदलाव जरूर देखने को मिला है। देश भर में अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए तकरीबन 84 लोकसभा सीटें हैं, जिसको रिजर्व किया गया, आरक्षित है। और 2014 में बीजेपी को इसमें 40 सीटों में जीत मिल जाती है। 2019 में बीजेपी को इसमें 5 सीट बढ़ जाती हैं और 40 से 45 हो जाती है। तो पॉलिटिकल गेन तो भाजपा को हो जाता है, वो तो इन्होंने इनकैश कर लिया। ऐसी कोशिश ना जब राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा सिंह पाटिल, कांग्रेस ने भी की थी उस वक्त, कि बोला भाई जी को पहली राष्ट्रपति है उसके तौर पे पेश किया गया था। उनकी पहचान को भुनाने की बड़ी कोशिश की गई थी, लेकिन बहुत हद तक ना उसको इनकैश नहीं कर पाई। अब महिलाओं के हक के लिए महिलाओं का आरक्षण बिल जो है ना वो तक पास नहीं करा पाई, उसे इनकैश नहीं करा पाई। लेकिन बीजेपी वही काम बीजेपी भी नहीं कर पा रही है। लेकिन बीजेपी महिलाओं के लिए पार्टी और सरकार की तरफ से किए गए काम की लिस्ट गिनाते गिनाते थकती ही नहीं है। भले ही वो महिलाओं की बरसों पुरानी 33% आरक्षण की मांग को कानूनी जामा नहीं पहना पाई। बस यही है कि आपको इनकैश करना आना चाहिए, बीजेपी कर रही है, काम दोनों ने भी नहीं किए। तीसरी बात, दलित या फिर आदिवासी शीर्ष पद पर बैठा दिया गया है, फिर किसी जाति विशेष के त्योहार को राष्ट्र छुट्टी घोषित करके ऐसे प्रतीकों को ना, ऐसे प्रतीकात्मक हस्तक्षेप सिंबलाइज कर करके ना पार्टियां क्या चाहती हैं? पार्टी से भी चाहती है कथित तौर पर जो पिछड़ी जातियां हैं और जो निचली जातियां हैं उनको हिंदुत्व की राजनीति की तरफ जुड़ने का न्योता खुला भेजा जाए, इन्विटेशन भेजा जाए, वो इससे आकर के जुड़े। वैसे भी आपको पता है कि जातिगत पहचान में हिंदुत्व की राजनीति में बहुत बड़ी बाधा है। आप जरूर कह सकते हैं कि देखो, अमित शाह के हाथ की सफाई जैसा है कि हमने आदिवासी को शीर्ष पद पर बैठा दिया है और हम आपकी जाति का भला कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। आंकड़े में पेश करूंगा क्यों कह रहा हूं। ये सब बातें आदर्श सी लगती हैं, लेकिन आज की राजनीति कभी भी आदर्शों पर नहीं चलती है दोस्त। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप कहते हैं तो वैभव भाई पॉजिटिव सोचो थोड़ा, हमेशा नेगेटिव साथियों। हो सकता है कि इस बार प्रेसिडेंट मुर्मू कुछ अलग कर दें, लेकिन दोस्त मैं आपको बताता हूं, अगर हिस्ट्री की तरफ मैं ले चलूंगा तो आप भी कहोगे कि यार हो सकता है कि वो ट्रेंड अभी भी लगातार कंटिन्यू हो जाए, कुछ अचंभा नहीं होगा अगर ऐसा होता है तो। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बन जाने के बाद आदिवासियों पर होने वाले अत्याचारों का दौर खत्म हो जाएगा, उनके साथ भेदभाव खत्म हो जाएगा। कितनी सकारात्मक सोचे हम लोग कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं ऐसा हो, जल जंगल जमीन पर उन्हें अधिकार मिल जाए, और इतिहास का सबक इन सब के खिलाफ है। लेकिन दोस्तों, जून 1984 में जब अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से जनरल सिंह भिंडरेवाला को निकालने के लिए कार्रवाई की गई थी, तब सरदार ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे। तब उनकी नाराजगी की कई खबरें सामने आई, लेकिन वो कर कुछ नहीं पाए थे। फरवरी 2002 की बात है, जब गुजरात के दंगे के समय आर नारायण प्रेसिडेंट थे, लेकिन वो भी गुजरात पर कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं कर पाए थे। उनके जुलाई 2002 में जब एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति जब बनाया जाता है और चुन लिए जाते हैं, लेकिन गुजरात के दंगे की जांच अपनी गति से लगातार चलती रही थी। 2007 में प्रतिभा सिंह पाटिल के राष्ट्रपति बनने के बाद भी महिलाओं पर अत्याचार का जो सिलसिला था वो नहीं थमा था। एनसीआरबी के डाटे उठा के देख लीजिए। 2017 में रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बन जाते हैं। दलितों के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं लगातार कम नहीं होती, लेकिन 2018 में आपको कम देखने को मिली थी, लेकिन स्थिति सुधरी नहीं थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार पूरी दुनिया में मूलवासियों आदिवासियों की कुल जो जनसंख्या है वो तकरीबन 48 करोड़ है।
इनका लगभग 22% आदिवासी समाज भारत में रहता है। अक्सर देखा गया है किसी वर्ग की नाराजगी दूर करने के सत्ताधारी पार्टी उस समुदाय से राष्ट्रपति को पिक कर लेती है, चूज कर लेती है और बैठा देती है, लेकिन उसका फायदा उस वर्ग को नहीं मिलता। यह बात मुझे स्पष्ट करनी चाहिए थी। बहुत सारे कमेंट भी देख रहा था मैं। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने का राजनीतिक फायदा चुनावों में बीजेपी को हो सकता है, लेकिन आदिवासी का फायदा तभी होगा जब जंगल और जमीन पर संविधान द्वारा दिए गए उनके हक को बरकरार रखा जाए। कोयला और खनिज क्षेत्रों में आदिवासियों की जमीन लेना अगर आवश्यक है तो आदिवासियों के पुनर्वास की भी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। हाँ, हम कह सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू ने संसद के सेंट्रल हॉल में जय जोहार का नारा लगा दिया हो, आदिवासियों को भरोसा दिलाने की कोशिश कर दी गई हो कि वो बुनियादी मुद्दों को नहीं भूलने वाली हैं, लेकिन इस भरोसे पर खड़ा उतरने के लिए उनको ना ट्रेंड से यानी कि लीक से हट करके चलना पड़ेगा। ये उनके लिए सबसे बड़ी और कड़ी चुनौती होने वाली है। अब देखने वाला वक्त, अभी आने वाला वक्त बताएगा कि वो ट्रेंड पर चलती हैं या फिर उसी ट्रैक पर रहती हैं। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने के पीछे के बीजेपी का राजनीतिक खेल और आंकड़ा क्या है ये बताता हूं मैं आपको। पॉलिटिकल गेम है भाई साहब, बहुत तगड़ा, समझिए। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 8.5% से कुछ ज्यादा आबादी आदिवासी की है। मिजोरम हो गया, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में राज्य की संख्या में इनकी हिस्सेदारी तकरीबन 40% से ज्यादा है। वहीं मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ में ये 30% है। और मध्य प्रदेश की तरफ जाएंगे आप, अगर थोड़ा झारखंड और उड़ीसा में इनकी जनसंख्या देखेंगे तो उनकी आबादी तकरीबन 20% से भी ज्यादा हो जाती है। भारत में लोकसभा की कुल सीटें 47 सीटें अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए आरक्षित है। इसलिए द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना भारतीय राजनीति में महज संयोग नहीं है, पूरा प्रयोग है भाई। आने वाले दिनों में गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव होने हैं। वहां संख्या कितनी है? वहां कांग्रेस आदिवासी इलाकों में अब तक बहुत अच्छा प्रदर्शन करती आई है। जैसे गुजरात में कांग्रेस के पास 27 में से 15 सीटें हैं, राजस्थान में 15 में से 13 कांग्रेस के पास हैं, छत्तीसगढ़ में 29 में से 27 कांग्रेस के पास हैं। बीजेपी की नजरें इन्हीं सीटों पर होने वाली है। बीजेपी की जीत का जो आंकड़ा 2014 के मुकाबले 2019 में बढ़ गया था, उसमें से आधे सांसद दलित और आदिवासी समुदाय से जुड़े थे। यह पूरा राजनीतिक गणित है जो आपने समझ लिया। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।